चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में एटम्स एंड मॉलिक्यूल स्टार्ट किए थे ना। एटम्स क्या होते हैं देखा था हमने, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं देखे थे, है ना। मॉलिक्यूल्स दो टाइप के होते हैं, एक एलिमेंट का मॉलिक्यूल और एक कंपाउंड का मॉलिक्यूल, ये भी देखे थे। उसके बाद हमने दो लॉज पढ़े थे, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। वन वाज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर और सेकेंड था आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे। एक क्वेश्चन होमवर्क था, उसको डिस्कस कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। क्या था क्वेश्चन, एक टेबल दिया हुआ था, उसमें आपको एक रिएक्शन था A प्लस बी। रिएक्शन वाज A प्लस बी गिव्स P प्लस D। ठीक है, और फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में क्या था कि A का 1 ग्राम है, B आपका 2.5 ग्राम है, C 1.5 ग्राम बना है, तो D कितना बनेगा? ये था पहला क्वेश्चन। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन या अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बनाए, इन दोनों को ऐड करेंगे, right? इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3.5, और ये भी 3.5 के बराबर होना चाहिए। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 ग्राम। x का वैल्यू 2 ग्राम। ठीक है, सेकेंड था a कितना है नहीं पता है, y है, b 5 ग्राम था, फिर c 3 और d 4, राइट। तो y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4, या y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 5, अगेन 2 ग्राम। आ रहा है। और थर्ड ऑब्जर्वेशन था ए बन रहा है, ए है 1.5 ग्राम लिया है हमने, बी 3.8 ग्राम। दर्शना मिस्टेक समझ में आई थी? सेड निकालना है, सी का मास और डी का मास 3, तो 1.5 प्लस 3.8 इज इक्वल्स टू जेड प्लस ई, है ना। ऐड कर देते, ये हो जाएगा आपका 5.3 इज इक्वल्स टू जेड प्लस 3, और z इज इक्वल्स टू 5.3 माइनस 2, यानी कि 2.3 बनाए। अंदर को जा रही। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन था जो होमवर्क दिया था मैंने। इसमें लॉ ऑफ मास सेक्शन लगाएंगे तो अपना तीनों एक्स वाई जेड का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अंशुल बनाए? क्यों भाई? हाँ, क्या नहीं बना? खुला भी था कॉपी, वो खुला था, क्वेश्चन देखा था, ये समझ में आ गया? हाँ, तो कहाँ कहाँ फंस रहा था, इसलिए नहीं बना तो कहाँ फंस रहा था बता। फर्स्ट वाला आ गया, कहाँ है? दिखा, दूसरी कॉपी में होगा ना, ये मन में बनाया है। मत पढ़ो, मेरा क्या है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट हेडिंग डाल लेना। दो लॉ हमने पढ़ लिए थे, एक थ्योरी पढ़ते हैं। हेडिंग डालो, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये जॉन डाल्टन थे, एक साइंटिस्ट है ना, जिन्होंने थ्योरी दी थी, नेम्ड एज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो मैंने बताया था कि लॉस के स्टेटमेंट होते हैं और थ्योरी के पोस्टुलेट्स पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो अपन एक एक करके सारे पॉइंट्स लिखते हैं इनके थ्योरी के। ठीक है, जो ऑनलाइन है वो कैमरा ऑन कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल, नीचे लिखना है एक पॉइंट, द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आर, द मेन पोस्टुलेट्स, द मेन पोस्टुलेट्स, लिखा है अक्षर, the main postulates of Dalton's atomic theory are
ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, all matter is made up of all matter is made up of all matter is made up of very small particles called atoms. All matter is made up of very small particles called atoms. ये पहला पॉइंट था, ये तो अपन पहले से ही पढ़े हुए ना, ये तो मैटर अराउंड अस में ही पढ़ते थे अपन कि एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स एंड दोस टाइनी पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स। ये तो हम पढ़े हुए, राइट। आपको सारे पॉइंट इसके लगेंगे कि बहुत ऑब्वियस से पॉइंट है, बट उस समय ऑब्वियस नहीं थे ना, अब हमें ऑब्वियस लग रहे हैं। ऑब्वियस में तो हम समझ रहे हो, हाँ ये तो पता है, ये तो होता ही है, समझ रहे क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो सेकंड पॉइंट लिखना, सेकंड पॉइंट, atoms cannot be further broken down. 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 They are tiny, indivisible, they are tiny, छोटे हैं और उसका और डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए indivisible. They are tiny, indivisible and indestructible particles. And indestructible particles. ठीक है, तो पहला पॉइंट तो मैटर के बारे में हो गया कि मैटर एटम से बना हुआ है, और सेकेंड पॉइंट एटम के बारे में हो गया कि एटम कैसा है। ठीक है, चलो थर्ड पॉइंट, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor destroyed in a chemical reaction, nor destroyed in a chemical reaction. Atoms can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. ये तो हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जैसे ही हो गया ना, जो अपन लास्ट क्लास में पढ़े थे। जितने एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में थे उतने ही राइट हैंड साइड में थे, मतलब जितने एटम हाइड्रोजन के लेफ्ट में थे उतने ही राइट में थे, जितने एटम हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के लेफ्ट में थे उतने ही राइट में थे। मतलब ना नया एटम बना है ना पुराने एटम डिस्ट्रॉय हुए। यही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन था, तो उसी लॉ से उन्होंने ये पॉइंट लिख दिया। समझ रहे हैं पॉइंट? दिस इज सिमिलर टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, चलो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट लिखना, all the atoms of a given element, all the atoms of a given element, all the atoms of a given element, all the atoms of a given element are identical in all respect, are identical in all respect. Having the same mass, having the same mass, comma, size and properties, size and properties. ये पॉइंट कोई समझाएगा मुझे पढ़ के? एक बार रीड कर लो 2 मिनट लेके।
ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। क्या मतलब वो इस लाइन पर? एटम जो है वो सिमिलर होता है और उनका मास साइज और प्रॉपर्टीज। मतलब अगर मैं गोल्ड की बात करूं, गोल्ड का एक एटम आपके पास है, एक आपके पास है, एक आपके पास है, तो तीनों का एटम एक जैसा ही होगा क्योंकि गोल्ड का ही है। क्योंकि तो ऑब्वियस की बात होगी ना। हाँ, मैं आपको सिल्वर का एटम दूंगा, आपको गोल्ड का दूंगा, आपको प्लैटिनम का दूंगा, तो अब तीनों का साइज भी अलग होगा, तीनों का मास भी अलग होगा, तीनों की प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी, कलर भी अलग अलग होगा। समझ रहे? तो ये भी बड़ा क्वाइट ऑब्वियस सा पॉइंट है ना कि अगर आप एक जैसे एलिमेंट के एटम लोगे तो सब एक जैसे ही होंगे। आया ना? और सिंपल सा पॉइंट लग रहा है ना। अलग अलग एलिमेंट के एटम लोगे तो अलग अलग होंगे। वो अगला पॉइंट है हमारा। तो इसी पॉइंट को कैसे लिखेंगे? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट, सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल, और अगर अलग अलग एलिमेंट के एटम लूंगा तो वो अलग ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है ना। तो लिखो फिफ्थ पॉइंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर different. Atoms of different elements are different and have different mass, size, and properties. And have different mass, size, and properties. ठीक है, ये पांचों पॉइंट में कोई डाउट? ये तो दो बहुत इजी हो गए ना। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट। फिर एटम कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन, इट इज इनडिविजिबल। एक पॉइंट, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और सबसे पहला पॉइंट पहले चैप्टर का, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। ये 5 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट 6 पॉइंट लिखना। 6 पॉइंट, during chemical combination, during chemical combination, atoms of different elements, during chemical combination, atoms of different elements, atoms of different elements combine in a, combine in a, during chemical combination, atoms of different elements combine in a simple whole number ratio, simple whole number ratio to form compounds. Simple whole number ratio, होल कौन सा होल लिख रहे हो? मैथ्स वाला होल नंबर ना, HOLE वाला तो होल नहीं लिख दिया ना, गड्ढा वाला। सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स, टू फॉर्म कंपाउंड्स। अब इसको समझते हैं पॉइंट का मतलब क्या है। केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? जैसे ये एक हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन करी केमिकली, और कंबाइन करके ये क्या बनाते हैं? वाटर बनाते हैं, है ना। तो जो कंबाइन होते हैं ना, तो कितने नंबर ऑफ एटम्स कंबाइन हो रहे हैं वो हमेशा होल नंबर्स पे होते हैं। यहां मैं कभी भी 1.5 नहीं लिखूंगा, समझ रहे हो। एटम को आधा तो कर ही नहीं सकते ना, तो ये या तो ये एक एटम होगा या तो ये दो एटम होंगे। जैसे हाइड्रोजन के दो एटम है और ऑक्सीजन का एक एटम, तो बोथ आर होल नंबर्स। आया ना। और सिंपल वर्ड क्यों लिखे आगे? आप H4O2 लिखोगे तो उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है? आप दोनों को 2 से डिवाइड कर दो। जैसे अपन रेशियो लेते हैं ना, तो कभी भी रेशियो को 2/16 नहीं बोलते। जितना वो कैंसिल हो सकता है उतना कैंसिल करते हैं और फिर बोलते हैं 1:8। इसको कहते हैं सिंपल होल नंबर रेशियो। समझ रहे हैं? आया ना। अगर 5, अगर मान लो 20 हाइड्रोजन का एटम 10 ऑक्सीजन के एटम का कंबाइन करता है, 20 हाइड्रोजन का एटम 10 ऑक्सीजन के एटम के साथ कंबाइन करता है, तो उसका सिंपल रेशियो क्या होगा?
2:1। समझ में आ रहा है? तो कभी भी कोई एटम अगर कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बन रहा है कंपाउंड का, तो वो हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो में ही कंबाइन होता है। तो कभी भी आपको 1.5, 2.5, 3/2 स्टेप का नहीं दिखेगा। होल नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे रहेंगे। समझ में आ रही है बात? ठीक है, क्लियर है पॉइंट सबको? एक बार रीड कर लो पॉइंट वापस से। ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। इससे तो सामने एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट लिखे ना, क्योंकि कंपाउंड बना रहे हैं। कंपाउंड बना रहे तो आपको एटलीस्ट 2 एलिमेंट तो चाहिए। आप एक ही एलिमेंट के एटम्स को ऐड करके कंपाउंड नहीं बना सकते, वो तो फिर मॉलिक्यूल ऑफ एन एटम हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा। अगर मुझे कंपाउंड बनाना है तो आई हैव टू टेक एटलीस्ट 2 डिफरेंट एलिमेंट। हाइड्रोजन ऑक्सीजन आर 2 डिफरेंट एलिमेंट। कार्बन एंड ऑक्सीजन में आके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? CO2। अगेन होल नंबर रेशियो है, कार्बन का एक एटम ऑक्सीजन के 2 एटम के साथ कंबाइन हो रहा है, होल नंबर रेशियो। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट लिखना। लास्ट पॉइंट 7th ना? हाँ, atoms of same element can combine. Atoms of same element can combine. 7th point लिख रहे हैं अपन। Atoms of same element can combine in more than one ratio. In more than one ratio. In more than one ratio to form more than one compound. To form more than one compound. To form more than one compound. इसका क्या मतलब हुआ? एक बार रीड करो सेंटेंस। मतलब जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो तो हमेशा इसी रेशियो में कंबाइन हो। 2 एटम हाइड्रोजन के, 1 एटम ऑक्सीजन का। कंडीशंस चेंज करेंगे तो इनका कॉम्बिनेशन भी चेंज होगी। ये H2O2 भी बना सकते हैं। इसको कहते हैं अपन हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये एक अलग कंपाउंड होता है, ठीक है, इट्स नॉट वाटर। H2O2 इज अनदर कंपाउंड जिसका नाम है हाइड्रोजन परऑक्साइड, और ये है आपका वाटर। तो देखो दोनों एक ही जैसे एलिमेंट है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों में यूज हो रहा है, बट ऐसा नहीं है कि हर बार हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेम रेशियो में कंबाइन होंगे। they can combine in more than one ratio to form more than one compound. यहाँ पे इनका कॉम्बिनेशन का रेशियो 2:1 है, और यहाँ पे इनका कॉम्बिनेशन का रेशियो 1:1 है। 2:2 करूंगा फिर 1:1 हो जाएगा ना वो। एवरी वन हाइड्रोजन एटम नीड्स 1 ऑक्सीजन एटम, बट यहाँ पे एवरी 2 हाइड्रोजन एटम नीड्स 1 ऑक्सीजन। यही तो मतलब हो ना रेशियो का। Getting what I'm saying? यहाँ पे हर 2 हाइड्रोजन एटम को 1 ऑक्सीजन एटम की जरूरत है, बट यहाँ पे हर एक हाइड्रोजन एटम को हर 1 ऑक्सीजन एटम की जरूरत है। तो रेशियो अलग अलग है। तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कैन कंबाइन इन मोर देन वन रेशियो टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। क्लियर है? जैसे कार्बन और ऑक्सीजन की बात करें अगर, तो एक कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है, सुने कभी नाम? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है जो पॉइजनस होती है। आप इसको इनहेल कर लोगे तो वो टॉक्सिक गैस है ना, इट मे लीड टू डेथ आल्सो, कार्बन मोनोऑक्साइड। और वही कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाते हैं, है ना? तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर कंबाइनिंग इन डिफरेंट रेशियोज टू फॉर्म 2 डिफरेंट कंपाउंड्स। फर्स्ट वन इज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सेकेंड वन इज कार्बन डाइऑक्साइड। एम आई क्लियर? ऐसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच के भी अलग अलग टाइप के ऑक्साइड्स बनते हैं। जैसे नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड NO होता है,
एक फॉर्मूला NO होता है, एक बनता है N2O। लाफिंग गैस सुने कभी? लाफिंग गैस ऐसी गैस जिसको इनहेल करके आप हंसोगे, वो ये होती है। इसका नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। और एक होता है NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऊपर वाला है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो तीनों ही नाइट्रोजन ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है, बट रेशियो देख रहे अलग अलग है सब में। ऊपर रेशियो है नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन 1:1 का, इसमें है 2:1 का, और इसमें 1:2 का। तो atoms of same elements can combine in more than one ratio to form more than one compound. Clear statement? इसका एक एग्जांपल लिखो नीचे। मैंने 3 एग्जांपल बता दिए आपको, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। अपन एक एग्जांपल को लिख लेते हैं, ठीक है? लिखो, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन combine to give hydrogen and oxygen combine to give water and hydrogen peroxide and hydrogen peroxide. In what, for example, hydrogen and oxygen combine to give water and hydrogen peroxide. Full stop. In water, in water, in water, in water, 2 atoms of hydrogen, in water, 2 atoms of hydrogen combined with 1 atom of oxygen, 2 atoms of hydrogen combined with 1 atom of oxygen, combined with 1 atom of oxygen, while in hydrogen peroxide, while in hydrogen peroxide, क्या लिखोगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए? हाँ, 2 atoms of hydrogen combines with 2 atom of oxygen. दोनों 2 है ना, और यहाँ एक 2 एक 1 है। यहाँ पर ऐसा लिखे कि 2 atoms of hydrogen combines with 1 atom of oxygen। यहाँ क्या होगा? 2 atoms of hydrogen combines with 2 atom of oxygen। देखिए पूरा, while in hydrogen peroxide 2 atoms of hydrogen combined with 2 atoms of oxygen. ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं एटम्स को, एलिमेंट्स के नाम। पहले 20 एलिमेंट्स के नाम याद करते हैं आज, उनके सिंबल्स। ठीक है, तो हिंट डाल लेना, एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल्स, एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल्स। ठीक है, एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा सा हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, दे आर द प्योर सब्सटेंस। और उनको प्योर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक एलिमेंट एक जैसे एटम से ही बना होता है। अगर मैं गोल्ड का ब्लॉक ले लूं, दैट गोल्ड ब्लॉक इज मेड अप ऑफ ऑल द एटम्स ऑफ गोल्ड, तभी उसको प्योर बोल रहे हैं। प्योर सब्सटेंस मतलब जो एक जैसी चीजों से मिला के बने हैं, उनको हम प्योर बोल रहे हैं। वाटर यानी कंपाउंड भी आपका प्योर सब्सटेंस होता है, क्योंकि वो एक ही जैसे मॉलिक्यूल्स को मिला के बना हुआ है। आप पर अगर उसी पानी में आपने नमक डाल दिया तो आप 2 जैसे मॉलिक्यूल हो गए ना, एक मॉलिक्यूल आपको नमक का मिलेगा, एक मॉलिक्यूल पानी का मिलेगा, तो वो मिक्सचर हो गया। समझ रहे हैं? कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस है बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, एंड एलिमेंट भी प्योर सब्सटेंस है बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ
एटम्स। क्लियर है? अब इन एटम्स को डिनोट करने के लिए ना हमारे पास कुछ सिंबल्स होते हैं। पहले क्या था कि अलग अलग टाइप के सिंबल्स देते थे शेप बना बना के। जैसे फॉर एग्जांपल आयरन का सिंबल पहले ऐसा हुआ करता था, दिस वाज आयरन, ऐसा साइंटिस्ट ने सिंबल दिया था। ठीक है, ऐसे ही एक और मैं बता रहा हूं आपको, लेड का कुछ ऐसा होता था, उल्टा टा, उल्टा टा ना, टा ऐसा बनाते हो ना, ये उल्टा टा हो गया। ठीक है, तो उस समय क्या कम एलिमेंट्स थे तो आप इस टाइप का सिंबल याद रख सकते हो, बट आज की डेट में हमारे पास 118 एलिमेंट है। 118 एलिमेंट के लिए इस टाइप का तो याद रखना मुश्किल है। इसलिए कुछ रूल्स निकाले गए कि हम कुछ लेटर्स से उसका सिंबल लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, तो फर्स्ट लेटर इज इट सिंबल, उस एलिमेंट का जो नाम है उसका पहला लेटर ही उसका सिंबल है। बट फिर हीलियम का अगर यही रूल करोगे तो दोनों में कंफ्यूजन हो जाएगा, तो इसलिए इसके लिए H यूज करिए, फर्स्ट सेकेंड लेटर। तो ये दो तरीके होते हैं, इसके अलावा दो और तरीके होते हैं। पहला तरीका फर्स्ट लेटर इज द सिंबल, सेकेंड तरीका फर्स्ट सेकेंड लेटर इज द सिंबल। और जब सेकेंड लेटर लिख रहे हैं तो दैट शुड बी स्मॉल, वो लेटर स्मॉल होना चाहिए। समझ रहे हैं? ये तरीका हुआ। तीसरा तरीका होता है, जैसे एक और इसके बाद है लिथियम, उसके लिए भी सेम है, Li, फर्स्ट लेटर कैपिटल सेकेंड लेटर स्मॉल। फिर आपका आता है बेरिलियम, दिस इज Be, फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर। उसके बाद आता है बोरॉन, फर्स्ट लेटर, Br ब्रोमीन होता है। ठीक है, बोरॉन इज B। ठीक है, उसके बाद आता है कार्बन, छठवां एलिमेंट क्या है? कार्बन, कैपिटल C इज द सिंबल। उसके बाद आता है सातवां नाइट्रोजन, सिंबल N, ऑक्सीजन O। उसके बाद आपका आएगा फ्लोरीन, F, एंड लास्ट 10th है नियॉन, N। तो पहले 10 एलिमेंट्स ये लिखे हुए सीक्वेंस में, और इनका सिंबल या फर्स्ट लेटर है या तो फर्स्ट सेकेंड लेटर है। ठीक है, बट इसका कोई ट्रिक नहीं है ना कि किसका फर्स्ट लेटर होता है किसका फर्स्ट सेकेंड होता है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? कि सर यहाँ पे Fn क्यों नहीं लिए, यहाँ पे OX क्यों नहीं लिए, ये भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है ना। पर इसका कोई ऐसा रूल नहीं है कि अपन ने O के लिए फर्स्ट लेटर ही क्यों लिया, फर्स्ट सेकेंड लेटर क्यों नहीं लिया। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है, तो ये पहले 10 एलिमेंट हुए। ठीक है, इसको याद करने का मैंने एक ट्रिक भी बताया था, जो अटेंड कर चुके हैं फर्स्ट क्लास, है ना। हम उसमें लिखे नहीं थे कुछ भी, आज हम लिख लेंगे उसको। ठीक है, ताकि पहले 10 एलिमेंट सीक्वेंस में याद रहे। ठीक है, सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट। तो ये सीक्वेंस में याद रहेगा ना, तब आप उनको, दो कैरेक्टरिस्टिक और है अपन पढ़ेंगे, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, वो चीजें भी याद रहेंगी आपको। ठीक है, तो इसका एक ट्रिक था, क्या था? आई व्हील ये बिना भी चाची, नानी और फूफा जी नाचेंगे। ये पहले 10 एलिमेंट के लिए 10 वर्ड है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। क्लियर है? ये पहले 10 एलिमेंट हुए। इसके बाद के 10 एलिमेंट में सबसे पहला आता है सोडियम, इसका सिंबल होता है Na। अब ये कहां से आया ना, इस नाम में कहीं ना N है ना कहीं A है, बट इसका एक लैटिन नेम होता है नाइट्रियम। लैटिन नेम ऑफ सोडियम इज नाइट्रियम, इससे आया है Na। क्लियर है? तो ये तीसरा रूल हो गया सिंबल निकालने का। पहला दो रूल तो अपन पढ़ चुके हैं, फर्स्ट लेटर एंड फर्स्ट सेकेंड लेटर, और तीसरा होता है उसके लैटिन नेम से, सोडियम। ठीक है, अगला है मैग्नीशियम। अब चौथा रूल पढ़ने वाले हैं सिंबल का, पहला लेटर और सेकेंड छोड़ के कोई और लेटर, तो जनरली अपन थर्ड ही लेते हैं Mg, मैग्नीशियम। ठीक है, 13th एलिमेंट होता है एल्यूमिनियम,
सिंबल इज AN, फर्स्ट सेकंड लेटर। 14th होता है सिलिकॉन, सिंबल इज SI, फर्स्ट सेकंड लेटर। फिर होता है आपका फॉस्फोरस 15, सिंबल इज P, ठीक है। 16th है आपका सल्फर, S इज द सिंबल। 17 इज क्लोरीन, फर्स्ट एंड थर्ड लेटर इसका सिंबल, और सेकंड लेटर हमेशा स्मॉल रहेगा, ये ध्यान रखना। कई लोग क्लोरीन को ऐसा लिख देते हैं, गलत है ये, समझ रहे हो? ओके, क्लोरीन Cl। नेक्स्ट 18वां है आर्गन, इसका होता है Ar, ठीक है। उसके बाद आता है पोटेशियम, इसका होता है K, अगेन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन नेम। इसका कैलियम लैटिन नेम होता है, वहां से इसका सिंबल आया है K, ठीक है। एंड लास्ट 20th है आपका कैल्शियम Ca, फर्स्ट सेकेंड। क्लियर है? ये हो गए आपके 11 से लेके 20, ठीक है। और इसका भी एक ट्रिक था, क्या था? ना मांग अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू की, ठीक है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम, ठीक है। तो ऐसे पहले 20 एलिमेंट और उनके सिंबल्स याद करना है, ठीक है। चलो इसको लिख लो, पहले ये 10 लिख लो, उसके बाद वो 10 लिख लो। उस दिन लिखे नहीं थे ना? आप अपना ट्रिक भी बना सकते हो ना, कुछ चलेगा। और ये ट्रिक लिखना नहीं है कहीं पे एग्जाम में ना, ये बस आप लोग के याद रखने के लिए। और कुछ दिन बाद ट्रिक को भी भूल जाना, क्योंकि याद हो जाएगा अपने आप। हाँ, इसके बाद ये बोरॉन, BORON, बोरॉन। आप लोग कंटिन्यूशन नहीं लिखना है इसको ना, ट्रिक को भले साइड में कहीं फ्रेज लिख लेना दोनों का, एक लाइन को छोड़ के लिखता है। हाँ? एक लाइन क्यों छोड़ के लिखता है, ये बोल रहा हूँ। बस इसके बाद लिखा करना नहीं बनता, लिखते वैसे। हाँ,
क्या ठीक है, अपन तो बस फर्स्ट लेटर की बात करेंगे, बी मतलब बेरिलियम। मैं हर का सिंबल तो ना लिखो, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? ये क्या एनी थोड़ा ना होता इसका सिंबल, एनी का, है ना? तो बस एक फर्स्ट फर्स्ट लेटर पकड़ो बस, सबका फर्स्ट फर्स्ट लेटर से आपको ना, अब इसमें भी कंफ्यूजन मत होना कि बोरॉन पहले कि बेरिलियम पहले। बेरिलियम पहले आता है, बोरॉन बाद में। मैंने बोला बाद में ट्रिक भूल जाना क्योंकि आपको याद हो जाएगा सीक्वेंस। देखिए आगे बढ़ो। ये तो पहले 20 है, इसके अलावा कुछ और कॉमन के अपन लिखेंगे, ठीक है? ओके, ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट एलिमेंट है उनके भी नाम लिखते हैं, उनका भी सिंबल लिखते हैं, नीचे लिखना सम मोर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। आगे बढ़ाऊं? हाँ, सम मोर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट था कॉपर। कॉपर, कॉपर, इसका एक लैटिन मतलब क्यूप्रस, ठीक है? तो वहां से इसका सिंबल आता है Cu। कॉपर का सिंबल है Cu, ठीक है? फिर आयरन, ये फेरम होता है, फेरम का, फेरम से आया है Fe। आयरन का सिंबल होता है Fe, ठीक है? इसके बाद एक होता है टिन, इसका होता है सिंबल Sn। टिन का सिंबल है Sn, इसका लैटिन नेम है स्टैनम। स्टैनम से Sn आया है, ठीक है? फिर मर्क्यूरी सुने ना, लिक्विड मेटल, है ना? ओनली लिक्विड मेटल, जितने भी मेटल्स हैं सब सॉलिड नेचर के होते हैं एक्सेप्ट मर्क्यूरी, दैट इज द ओनली लिक्विड मेटल, है ना?
इसका सिंबल होता है Hg। तभी तो अपन उसको थर्मोमीटर में लिक्विड के लिए यूज करते हैं, वरना वाटर भी यूज कर सकते थे, बट वाटर इवेपोरेट हो जाता है। वाटर ग्लास में चिपकता भी है, मर्क्यूरी नहीं चिपकता ग्लास में। मान लो आपने रीडिंग ली, पानी पानी का होता अगर थर्मोमीटर, आप रीडिंग लेते पानी ऊपर चढ़ता, और जैसे आपका रीडिंग खत्म हो जाता तो पानी के कुछ ड्रॉपलेट्स ऊपर चिपके रहते। इसलिए वी डू नॉट यूज वाटर एज अ थर्मोमेट्रिक लिक्विड। क्या यूज करते हैं वहां पे अपन? मर्क्यूरी, बिकॉज मर्क्यूरी डू नॉट स्टिक टू द वॉल ऑफ द ग्लास। दूसरा वो नॉन वोलेटाइल है, इवेपोरेट नहीं होगा, वरना धीरे धीरे कई बार टेस्ट आपके थर्मोमीटर में पानी खत्म हो जाता इवेपोरेट होके, फिर हमें पानी वापस से रिफिल करना पड़ता है उसके लिए, समझ रहे हो? तो मर्क्यूरी का लैटिन नेम होता है हाइड्रोग्यारम, तो उससे आया है Hg, ठीक है, हाइड्रोग्यारम, ठीक है। इसके अलावा गोल्ड, गोल्ड का ऑरम होता है, ऑरम है ना, तो उसका सिंबल होता है Au। गोल्ड का सिंबल है Au। हमेशा ध्यान रखना, 2 लेटर में सेकेंड लेटर हैज टू बी स्मॉल, ठीक है। इसके बाद सिल्वर, ये अर्जेंटम से आता है, सिल्वर इज डिराइव्ड फ्रॉम इट्स लैटिन नेम अर्जेंटम, तो इसका सिंबल होता है Ag, ठीक है। उसके अलावा ब्रोमीन, ब्रोमीन एक लिक्विड नॉन मेटल है। नॉन मेटल्स तीनों स्टेट में रह सकते हैं, मतलब कुछ नॉन मेटल रूम टेम्परेचर में गैस है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब गैसेज होती हैं, रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूं मैं। ब्रोमीन रूम टेम्परेचर में लिक्विड होता है, एंड कार्बन रूम टेम्परेचर में सॉलिड होता है। तो कुछ नॉन मेटल सॉलिड है, कुछ लिक्विड है, और कुछ गैसेज, तो उसमें लिक्विड नॉन मेटल आपका ब्रोमीन होता है, ठीक है, और इसका सिंबल होता है Br, ब्रोमीन। रेडिश ब्राउन कलर का लिक्विड होता है, इसका कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन, ठीक है। आयोडीन, आयोडीन सब जानते हैं ना, इसका सिंबल होता है आई, आयोडीन, आई। फिर एक इतना लेड, लेड सुने ना, लेड, इसका सिंबल होता है पीबी। प्लम्बम, इसका लैटिन नेम है प्लम्बम। नहीं पूछेंगे, तभी पूछ के तो मैंने लिखवा दिए पीछे, है ना। चाहो तो लिख लो, लिखना चाहो तो एक बार लिख लो, फिर मैं सारे के लिखवा दूंगा, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना, ठीक है। लेड हो गया आपका प्लम्बम। उसके बाद निकल, एनाइन, कोबाल्ट, पीओ, कोबाल्ट, क्या कोबाल्ट। देखो, अब क्या कंफ्यूजन होगा अगर आपने सेकेंड लेटर को कैपिटल लिख दिया, तो ध्यान देना, CO इज कोबाल्ट एंड CO इज कार्बन मोनोऑक्साइड। आपको समझ में आ रहा है? जहां आपने कोबाल्ट को ये लिखा वो गलत हो जाएगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड को ऐसा लिखते हैं। अभी तो बताया ना मैंने, CO इज कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए ऑलवेज सेकेंड लेटर हैज टू बी स्मॉल। है ना क्लियर? वरना बताना चाह रहे थे कोबाल्ट, पर वो समझा जाएगा कार्बन एंड ऑक्सीजन। है ना क्लियर? ठीक है ना, इसलिए सेकेंड लेटर हैज टू बी स्मॉल, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, ठीक। यूरेनियम, यूरेनियम ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यूरेनियम। इससे हम एटॉमिक बम अगर बनाते हैं, एटम बम, ठीक है। यूरेनियम, यू, उसका सिंबल है यू। हाँ, अब देखो, अगर आपने कॉपर को Cu लिखा, तो ये C कार्बन का हो जाएगा, यू यूरेनियम का हो जाएगा, समझ रहे? इसलिए सेकेंड लेटर स्मॉल, समझ गए ना मतलब। अब इसके बाद बता रहा हूं, उसके बाद भी कई लोग हैं जो कॉपी में कैपिटल स्मॉल में गड़बड़ करेंगे। क्लियर है सारे सिंबल्स? ठीक है, चलो इनके नाम लिख लेते हैं, जो लैटिन नेम बोल रहा था मैं।
मर्क्यूरी का लिख लो साइड में, HYDRARGYRUN, हाइड्रोजन 11। फिर Fe का लिख दे रहा हूँ फेरम, फिर इसका टैनम, स्पेलिंग STANNUM, टैनम। गोल्ड का ऑरम, अर्जेंटम। पीछे अपन सोडियम और पोटेशियम का लिख लिए थे ना, कैडमियम और नाइट्रियम। ठीक है, नमक, एक मिनट स्पेलिंग बस चेक कर लेता हूँ। नमक, ठीक है। ये बच गया ना, क्यूप्रम, ठीक है। बाकी एक प्लैटिनम और जोड़ लेना लिस्ट में, प्लैटिनम, प्लैटिनम पीटी, प्लैटिनम। तो 20 के अलावा ये कुछ और 10-12 एलिमेंट है जिनका नाम और सिंबल पता होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ कॉमनली यूज्ड एलिमेंट है जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है। मर्क्यूरी के ऊपर तो मैग्नेट को, मैग्नेट मर्क्यूरी को नहीं, मैग्नेटिक मटेरियल्स को ही अट्रैक्ट करेगा ना आपका ये मैग्नेट। जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, ये सब मैग्नेटिक मटेरियल्स। एक्चुअली दो टाइप के मटेरियल होते हैं, एक पैरामैग्नेटिक होते हैं, एक डायमैग्नेटिक होते हैं। जितने भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स है ना, वो आपके मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट टाइम डालना, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। अब एक एटम है तो उसका मास तो होगा ना, बिकॉज एटम भी मैटर ही है। और मैटर का डेफिनेशन अपन पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज सम मास। मतलब एटम का भी मास है, भले बहुत कम होगा, क्योंकि एक एटम को तो हम देख भी नहीं सकते, राइट। ऐसी चीज का मास निकालना है जिसको हम देख भी नहीं सकते, तो ऑब्वियसली वो बहुत कम होगा, है ना। बट कुछ ना कुछ मास तो होगा उसका, ठीक है। जैसे कि एक हाइड्रोजन एटम का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। कितना छोटा है ये, 10⁻⁻24 बोल रहा हूँ ना मैं। 10⁻⁻1 का मतलब होता है 0.1, 10⁻⁻2 का मतलब होता है 0.01, 10⁻⁻3 का मतलब होता है 0.001। अब सोच लो 10⁻⁻24 का क्या मतलब है। हाँ, जीरो के बाद आपको 23 जीरोस लगाने हैं, फिर 1 आएगा, वो होता है इसका मतलब। तो कितना छोटा नंबर है वो। ऐसे ही ऑर्डर रहते हैं बाकियों के मास के भी, थोड़े बड़े होंगे, बट पावर ऐसी रहेगा, 10⁻⁻24 होगा, या 10⁻⁻23 होगा, 22 होगा, 21 होगा, बट मासेस बहुत कम रहते हैं सब। तो ग्राम वाले मास याद करना बहुत मुश्किल है, ये नंबर्स याद करना कितना मुश्किल है, आया ना। बाकियों के मास भी ऐसे ही ऑर्डर में होंगे। जैसे कार्बन का होता है 1.99 इंटू 10⁻⁻23, समझ रहे। कार्बन से ज्यादा बड़ा थोड़ी ना, हाइड्रोजन से बड़ा है बट ज्यादा बड़ा नहीं है। पर जब मैं और हेवी एलिमेंट्स में जाऊंगा तो उनके मास भी इसी टाइप के ऑर्डर के रहेंगे, तो सबके मास ऐसे याद करना बहुत मुश्किल है। समझ गया ना क्या बोल रहा हूं मैं। तो इसलिए एक अलग यूनिट निकाली गई जिसको बोलते हैं अपन एएमयू। एक साथ नहीं बोलेंगे अमू, ठीक है, एएमयू भी बोलेंगे। और उसका नाम होता है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास का यूनिट है, इसलिए नाम भी एटॉमिक मास यूनिट रख दिए एएमयू। शॉर्ट में अपन इसको एएमयू को यू भी बोल सकते हैं,
दिस इज द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स। पर इसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब इसका भी तो कुछ मीनिंग होना चाहिए ना। जैसे अपन बोल दिए डजन एक यूनिट होती है, पर डजन का भी तो एक मतलब है ना कि 12 चीजें होंगी। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो एएमयू और ग्राम में भी एक रिलेशन होता है कि एक एएमयू का मतलब कितना ग्राम होगा। क्योंकि देखो आप जब एटम्स के मास निकालोगे सबके मास ग्राम में आएंगे, फिर आप उन ग्राम को एएमयू में कन्वर्ट कर दोगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ताकि कोई एक नंबर ऐसा आ जाए जो हम याद रख सके। ये याद रख पाना 118 एलिमेंट के लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क है, इस टाइप के नंबर्स याद कर पाना। है ना क्लियर? तो इसलिए उसको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम एक यूनिट निकाले हैं एएमयू। तो इस एएमयू को भी डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे डजन का मतलब 12 होता है, 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम होता है, ये हमें पता है ना। तो वैसे ही एएमयू का क्या मतलब होता है, हमें क्लियर जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो एक एएमयू का भी डेफिनेशन निकाला गया और उसको डिफाइन किया गया कार्बन के टर्म्स। कार्बन जो है एक थोड़ा स्टेबल टाइप का एलिमेंट है, तो उसको एक बेसिस बनाया गया। आपको एक ना एक रेफरेंस तो बनाना पड़ेगा। जैसे आपको पता है कि 1 किलो का बाट उतना ही होता है, ये कहां से आया है कि 1 किलो उतना ही होगा, उससे कम या ज्यादा नहीं होगा। मतलब एक यूनिट को डिफाइन किया गया ना कि इसी मास को 1 किलो बोलेंगे। तो वो किसने डिफाइन किया? एक स्टैंडर्ड बनाया होगा किसी ने। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर किसने बोला, और 1 मीटर इतना ही होता है, ये कहां से आ गया? मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है आप लोग को? तो एक्चुअली फिजिक्स की एक बॉडी होती है जिन्होंने ये सब चीजें डिफाइन की हुई है। एक जेनेवा या एक जगह का नाम है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। वहां पे उस म्यूजियम में ये सारी चीजें रखी हुई है कि 1 मीटर का मतलब उस रॉड के लेंथ को 1 मीटर बोलेंगे। फिर उस रॉड को नापा गया और वो 1 मीटर बोल दे दिया गया, और उस रॉड का लेंथ जो आ रहा था वो 100 सेंटीमीटर था, तो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर। ऐसे ही हर एक यूनिट का एक डेफिनेशन दिया गया था, एक बेस को लेकर के, ठीक है, एक रेफरेंस बना करके। जैसे अगर मैं मान लो कि मैं प्रखर के मास को रेफरेंस बनाता हूं, तो मैं प्रखर के मास से बाकियों का मास कैलकुलेट करूंगा। जैसे प्रखर और आरुष में मैं बोलूंगा प्रखर आरुष जो है वो 1.5 टाइम्स ऑफ प्रखर है। मैं प्रखर का डबल हूं तो मेरा मास 2 हो जाएगा। प्रखर का मास 1 है तो मेरा मास 2। समझ रहे? श्रेयांश का मास 0.5 हो जाएगा, अनुष्का 0.25 हो जाएगा। तो ये मैं कैसे मान रहा हूं? मैंने एक बेस बनाया, एक रेफरेंस बनाया, और उसको कंपेयर करके मैं सबका मास निकालता हूं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अपन को 1 किलो सब्जी लेना होता था, अपन एक तरफ 1 किलो बाट रखते हैं ना, और दूसरी तरफ सब्जी डालते हैं और कंपेयर करते हैं कि कब वो बराबर होगा, तो अपन उसको 1 किलो मान लेंगे। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर आधा ही उठेगा तो अपन उसको, या फिर 500 ग्राम के बराबर है तो अपन उसको आधा किलो बोलेंगे। तो वहां पे आपका वो जो लेफ्ट साइड में जो बाट रखा है ना, वो एक रेफरेंस है। वैसे ही यहाँ पे प्रखर एक रेफरेंस है। समझ रहे हैं? तो वैसे ही एएमयू को डिफाइन करने के लिए कार्बन को रेफरेंस बनाया गया। कार्बन का मास निकाले, वही आया 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, और इसको 1/12 कर दिया गया। इसी को एएमयू बोलते हैं। क्योंकि कार्बन का मास 12 माना गया, इसलिए 1/12 कर दिया। तो एएमयू का डेफिनेशन क्या होता है? एएमयू इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन एटम। एक कार्बन एटम का मास निकाले और उसको 12 से डिवाइड कर दिए, तो वही होता है एएमयू। तो एएमयू का जब आप उसको सॉल्व करोगे ना, इट विल कम आउट टू बी 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। हाइड्रोजन का मास कितना था देखो, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब आप हाइड्रोजन के मास को एएमयू में कन्वर्ट कर सकते हो। ध्यान देना, मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ। एक एएमयू का मतलब इतना ग्राम हुआ, समझ में आ रहा है क्या? ये एएमयू और ग्राम में हमने रिलेशनशिप निकाल दिया, एक कार्बन को अपना रेफरेंस बना दिया। ठीक है, अब आपका हाइड्रोजन का मास कितना है? 1.67 इंटू 10⁻⁻24। आप इस ग्राम को एएमयू में कन्वर्ट कर सकते हो, ये रिलेशन यूज करके। कैसे?
1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम का मतलब 1 AMU होता है। आया ना? एक चीज को उल्टा लिख दिया, क्लियर है? तो 1 ग्राम का मतलब कितना AMU होगा? 1 अपॉन, ये पूरा नीचे ले आता हूं, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 AMU। आया ना? इतने ग्राम का मतलब 1 AMU है, तो 1 ग्राम का मतलब इसको डिवाइड कर दूंगा, और मुझे कितने ग्राम को AMU में कन्वर्ट करना है? 1.67। तो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम का मतलब क्या होगा? 1 अपॉन 1.66 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 AMU। पहले हमने ये बताया कि इतने ग्राम का मतलब 1 AMU होता है, तो 1 ग्राम का मतलब कितना AMU होगा? हमको इस ग्राम को कन्वर्ट करना था, तो इसी को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं इस 10⁻⁻24 10⁻⁻24 कैंसिल, क्या बचा? 1.67 अपॉन 1.66, ये अप्रोक्सीमेटली 1 पॉइंट समथिंग आएगा, क्या बोलते? अगर ऊपर भी 1.66 होता तो ये 1 आता ना एग्जैक्ट, और अब आएगा ये 1.008 AMU। ये होता है हाइड्रोजन का मास, जिसको अपन अप्रोक्स 1 मान, टेबल अगर आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो वहां 1 लिखा हुआ है, एग्जैक्ट कितना होता है? 1.008 AMU। अब ये याद रखना आसान है ना कि हाइड्रोजन का मास 1 होता है, कि ये याद रखना आसान है, बड़ा करना आसान है, इसलिए AMU इज द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। और AMU को डिफाइन कैसे करेंगे? 1/12 ऑफ द कितना? हाँ, 1 एटम ऑफ कार्बन। आप 1 एटम ऑफ कार्बन का मास निकालो, उसका 1/12 करो, ये आ जाएगा। दिस इज 1 AMU। अब आप ऐसे हर के मास को AMU में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो टेबल में हमारे पीरियोडिक टेबल सुने हैं ना पहले, उस टेबल में एलिमेंट का सिंबल लिखा हुआ है और उसका एटॉमिक मास लिखा हुआ है, तो वो सारे एटॉमिक मासेस AMU में, ग्राम में नहीं है। समझ रहे हैं? क्योंकि ये क्वांटिटी इतनी छोटी है ना, चीज इतनी छोटी कि उसका मास आप ग्राम में नहीं लिख सकते। लिख तो सकते हो, बट वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा याद रखना। समझ रहे हैं? देखो, चीजें हम जो मेजर करते हैं ना, उसके हिसाब से हम यूनिट डिसाइड करते हैं। जैसे मुझे पेन का लेंथ बताना है, तो मैं किलोमीटर में नहीं बताऊंगा, क्या बताऊंगा? किसमें बताऊंगा? सेंटीमीटर। और यहां से मुझे अपने घर का डिस्टेंस बताना है, तो मैं सेंटीमीटर में नहीं बताऊंगा, तब मैं किलोमीटर यूज करूंगा। समझ रहे हो ना? मुझे अपना मास बताना होगा तो मैं केजी यूज करूंगा, बट मुझे अगर पेन का मास बताना होगा तो मैं ग्राम यूज करूंगा। वैसे ही अगर मुझे एटम का मास बताना है तो मैं AMU यूज करूंगा। सब यूनिट मासेस की ही है, बट चीजों का साइज देख के हम उसका यूनिट डिसाइड करेंगे कि कौन सा यूनिट यूज करना सही है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? एवरीवन क्लियर है? बट सब यूनिट का आपस में रिलेशन तो होता ही है, कि अगर मेरा घर यहाँ से 1 किलोमीटर है तो मैं उसको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, मैं उसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, राइट? 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर, और हर मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो मेरा घर यहाँ से कितने सेंटीमीटर दूर है? 1,00,000 सेंटीमीटर दूर है। अब ये टफ है ना याद करना, 1 किलोमीटर दूर है, ये आसान है याद करना। इसलिए अपन यूनिट्स अपने मेजरमेंट के हिसाब से चेंज करते हैं। जहां मुझे लगता है कि मेजरमेंट बड़ा है, वहां हम बड़ी यूनिट यूज करेंगे, और छोटे छोटे मेजरमेंट्स के लिए हम छोटा यूनिट यूज करेंगे। समझ रहे हो? आप कभी भी एटम को डजन में नहीं नापोगे कि 1 डजन एटम लेना, एक एटम तो दिखता ही नहीं है, कैसे काउंट करोगे? 12। समझ में आ रही है बात? है ना? हम चीजें लेने भी जाते तो हम अंगूर को डजन में नहीं लेते, बोलना जाके कभी दुकानदार को, ये 1 डजन अंगूर दे देना, मार के भगा देगा, क्योंकि अंगूर को डजन में नहीं नापते। समझ रहे हो? केले को डजन में नापते हैं। तो चीजों के हिसाब से यूनिट चेंज होती है चीजों की, राइट? तो वैसे ही एटॉमिक मास का यूनिट क्या है? AMU, या सिंपली यू बोल सकते हो। और एटॉमिक मास यूनिट का मतलब क्या है? तो वो ये होता है 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन एटम। और ऐसे हम हर एलिमेंट के एटम के मास को ग्राम से AMU में कन्वर्ट कर सकते हैं। Am I clear? ठीक है, तो इसका डेफिनेशन, इसका एग्जांपल अपन नेक्स्ट क्लास में लिख लेंगे। और पहले 20 एलिमेंट का मैं आपको मास भी लिखवा दूंगा, और उसको भी थोड़ा सा ट्रिक बताऊंगा कैसे याद रखना है। हाँ हाँ, और ये क्या बोला? हर में नहीं करते, मैं बताऊंगा ट्रिक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन इसका यूनिट भी लिख लेंगे,
डेफिनेशन लिखेंगे एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है, और पहले 20 एलिमेंट का एटॉमिक मास याद करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू। Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. बाय बाय, थैंक यू।